आज हम बात करने वाले हैं AWS के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने ना ऑलरेडी एक जो वीडियोस बनाए हैं उसमें डिजिटल ओशन में कैसे वर्चुअल मशीन बनाएंगे वो देखा था। ठीक है, अगर मैं डिजिटल ओशन में जाऊं, अपने लॉगिन करूं, तो मुझे वहां पे ना ड्रॉपलेट मिलते हैं। ठीक है, डिजिटल ओशन में ड्रॉपलेट को ही मशीन कहा गया है। जो VPS है, ठीक है, जो VPS का अपना सेशन था, सेशन नंबर 2, वहां पे हमने डिजिटल ओशन में VPS कैसे बनाना है वो देखा था। ठीक है, फिर इस VPS को हम कैसे ज्वाइन करते थे, की का यूज करके SSH से हम ज्वाइन करते थे। तो वैसे ही VPS हम AWS में कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन हो जाता हूं अपने AWS अकाउंट में। ठीक है, इसको बोलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल। आप AWS की वेबसाइट पे जाके वहां पे कंसोल में लॉगिन कर सकते हैं और कंसोल में आपको ऐसा होम पेज दिख सकता है। इसके होम पेज बदलते रहते हैं, तो इसके होम पेज पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कभी हो सकती है। आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो सर्विस है ना, जो वर्चुअल मशीन बनाती है, उस सर्विस को कहते हैं EC2। अगर आप ये सर्विस वाले सेंटर में जाओगे तो यहाँ पे आपको EC2 मिलेगा। ठीक है, कंप्यूट कंप्यूट वाला टैब के अंदर EC2। बाकी सारे भी अलग अलग कंप्यूट के ऑप्शन हैं। ठीक है, ये पूरा लाइट सेल है, ये भी वर्चुअल मशीन ही देता है। ठीक है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम EC2 की बात करते हैं। EC2 एक टाइप की वर्चुअल मशीन देता है। अब मैं EC2 में गया ना, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखने वाली है कि ये ऊपर ना, ये मेरा रीजन दिखता है हमेशा। जब भी मैं AWS के कंसोल में आता हूँ, ये ऊपर का पार्ट राइट एंगल में हमेशा मेरा रीजन दिखाएगा। रीजन मतलब कौन से एरिया में मेरी मशीन्स बनने वाली हैं। देखिए बहुत सारे रीजन्स हैं यहाँ पे, जिसमें ओहायो है, वर्जीनिया है, ये सब US के हैं। एशिया के रीजन में एक मुंबई आता है, उसका क्या कोड है, AP South 1। तो हमने ऑलरेडी बात की थी, रीजन जितना आपके करीब होगा उतनी आपकी VPS की स्पीड, जो नेटवर्क स्पीड है, वो ज्यादा होगी, लेटेंसी टाइम कम होगा। तो हम यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर देंगे अपना मुंबई। आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करो, VPS वैसा ही बनेगा, वैसे ही उसमें उबंटू इंस्टॉल होगा। बस नेटवर्क की जो लेटेंसी स्पीड है, लेटेंसी टाइम है, उसमें फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब देखो मुंबई ऊपर सिलेक्टेड है। मुंबई के अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंस्टेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं EC2 के अंदर हूँ, सर्विसेज में कंप्यूट के अंदर EC2। इसका पैनल ऐसा दिखता है। यहाँ पे मुझे दिख रही हैं चीजें कि कितनी चीजें मेरी यूज हो रही हैं, कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। इसमें पहला रिसोर्स है इंस्टेंस। इंस्टेंस ही है VPS। ठीक है, अगर आपको नया VPS बनाना है, नया मशीन बनाना है, तो आप नया इंस्टेंस बना रहे हो। देखो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलेगा लॉन्च इंस्टेंस का, यहाँ से नया बनेगा, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी नहीं बनाया है तो लिस्ट में कोई दिख नहीं रहा था। इसका मैं नाम रखूंगा, मान लो इसको बोल देता हूँ test1। अब इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, Amazon लिनक्स कर सकते हैं, लेकिन हम चूज करते हैं नॉर्मली उबंटू, क्योंकि उबंटू इजी टू यूज है। अब यहाँ पे ना ये देखो 3 मशीन अवेलेबल हैं। ये क्या है, मशीन के आर्किटेक्चर है, कितनी रैम है, कितनी स्टोरेज मिलेगा। सॉरी, स्टोरेज यहाँ पे नहीं है, लेकिन CPU कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से फ्री टायर में जो अवेलेबल है ना, वो 3 ही है। देखो पहला यह क्या है, उबंटू सर्वर 20, एक मिनट ना, सॉरी, ये उबंटू के वर्जन हैं, सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है। तो मैं उबंटू का वर्जन 22 सिलेक्ट कर सकता हूँ, 20 या तो 18। बाकी के फ्री टायर में नहीं अवेलेबल है, तो मैं 22 ही सिलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। 64 बिट ठीक ही है। अब इंस्टेंस का टाइप, ये जो है ये आर्किटेक्चर है। इसमें क्या है, T2 में क्या मिलता है, एक CPU मिलता है, 1 GB की मेमोरी मिलती है, मतलब 1 GB की रैम और 1 कोर CPU। छोटे से मशीन के लिए इनफ होता है, और AWS मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही फ्री टायर देता है। ठीक है, अब AWS और डिजिटल ओशन में जो फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं उसमें डिफरेंस है। AWS आपको 12 मंथ का फ्री देता है, मतलब 1 साल तक आप उसका ये वाला मशीन फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जबकि डिजिटल ओशन ना, वो आपको $60 देता है। ठीक है, सॉरी 60 नहीं, AWS आपको $200 देता है यूज करने के लिए। कितने दिन के लिए, 60 डेज। ठीक है, 60 डेज तक आप $200 में से जो भी यूज करो उसके हिसाब से वो पैसे काटेगा। और जैसे ही आपके 60 डेज, 2 मंथ खत्म हो जाएंगे, डिजिटल ओशन में आपके पास कोई फ्री क्रेडिट नहीं रहने वाला। AWS में 1 साल तक आप फ्री में ये वाला वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हैं। प्लस लैम्बडा फंक्शन हो गया, कुछ और रिसोर्सेज हैं, उसमें भी कुछ फ्री का यूसेज अवेलेबल होता है।
तो देखिए हम यहाँ पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, छोटा वाला चूज करेंगे तो उसके पैसे लगेंगे। अब जब भी आपने AWS का अकाउंट बनाया होगा ना, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डाला होगा आपने, तो अगर आप ये पेड वाला इंस्टेंस चूज कर लेते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, मंथ के एंड में आपका बिल बनेगा। और अगर इसका बिल बन देखेंगे ना तो इसका कितना बनेगा, तो यहाँ पे कहीं पे इसका एस्टिमेट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना प्राइसिंग दी गई है, क्या है इसकी, ऑन डिमांड लिनक्स प्राइसिंग 0.0062 USD। इसको आपको कैसे कंपेयर करना है, कैलसी खोल देना है, 0 पॉइंट, ठीक है, कितना था 0.0062 USD। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इंटू 24 आवर्स इंटू 30 डेज, तो आपको अराउंड $4 पड़ेगा एक महीना, अगर ये छोटा वाला इंस्टेंस चूज करते हैं जिसमें 500 MB रैम मिलता है और एक CPU मिलता है। इस हिसाब से आप आगे के इंस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री टायर वाला ही चूज करूंगा, क्योंकि इसमें अपने पैसे नहीं कटेंगे। अगर दूसरा कोई चूज करोगे तो मंथ एंड पे बिल आएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से अपने को की पेयर का लॉगिन का ऑप्शन मिलता है कि भाई लॉगिन कैसे करना है। डिजिटल ओशन में 2 ऑप्शन थे, तुम पासवर्ड भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है, आपको की पेयर ही चूज करना है। अब यहाँ पे ना ये ऑप्शन देता है कि भी नया वाला की पेयर बना लो, हम आपको प्राइवेट की दे देंगे, ये एक ऑप्शन है। या फिर अपने पास ऑलरेडी एक पब्लिक की प्राइवेट की बनी हुई है जो हमने डिजिटल ओशन के टाइम पे बनाई थी। ये देखो ये मेरा फोल्डर है, उसमें एक पब्लिक की एक प्राइवेट की एक पब्लिक की दोनों बनी हुई है। ठीक है, इसी की को मैं यूज करूंगा और AWS में पेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, प्रोसीड विदाउट की पेयर, नहीं प्रोसीड विदाउट तो नहीं करना है, इसमें इसका सिलेक्शन मिलता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करूंगा, की पेयर बना लूंगा। इस केस में की पेयर बनाऊंगा, PM वाला बनाएंगे हम, उसका नाम रखेंगे K2। हमारे पास K1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। K2 ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो वैसे ही रहने दो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये इसने ना K2.pem डाउनलोड कर दिया, मैं जाऊंगा और इसको ना उठा लूंगा। पहले K2.pem को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जब मुझे कनेक्ट करना होगा ये, तो K2.pem ही काम आएगा। अगर ये की खो गई तो इस मशीन को कनेक्ट करने का रास्ता खत्म हो जाएगा। K2 नाम की की हमने बना दी, जिसकी पब्लिक की AWS के पास है, प्राइवेट की हमने डाउनलोड करके सेव कर दी है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, जो कि डिजिटल ओशन में नहीं अवेलेबल था। वहां पे भी हैं ऐसी चीजें, लेकिन वो आपको ना अपफ्रंट नहीं, सामने नहीं दे देते हैं। लेकिन AWS आपको ये सब सिलेक्शन का देगा कि भाई ये सब सिलेक्ट करो, तुम्हें फायरवॉल यहाँ पे बीच में आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। जब आप पहला मशीन बना रहे हो तो आपके पास एग्जिस्टिंग ग्रुप हो, ये नहीं हो सकता, तो आपको पहला तो क्रिएट ही करना है। अलाउ SSH ये सिलेक्ट करके ही रखना है। उसके बाद करेंगे हम कॉन्फ़िगर स्टोरेज, तो जो डिफॉल्ट ऑप्शन है 8 GB बहुत हो जाता है, टेस्टिंग के लिए तो चलेगा ही। ठीक है, ये हो गया हमारा CPU सॉरी स्टोरेज। और उसके बाद एडवांस सेटिंग में कुछ खास है नहीं, नंबर ऑफ इंस्टेंस एक ही बनाना है। हमने ये पूरा सिलेक्शन कर दिया है, अब यहां से कर सकते हैं हम लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, ये इंस्टेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंस्टेंस अप होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये मुझे देखना है कहाँ पे है, तो ये देखो साइड में इंस्टेंसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा मुझे अपना इंस्टेंस। अब ये पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, इनको हम बैकअप कर सकते हैं, बैकअप करके रिस्टोर करना और रिस्टोर कर सकते हैं, ये सब टैब उन सब चीज़ों के लिए हैं। फिलहाल हमें सिर्फ वर्चुअल मशीन में इंटरेस्ट है, तो बाकी सारे टैब को लेने नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, अभी देखो ये रनिंग आ गया इंस्टेंस का मोड, और हमें यहाँ पे मिल रहा है पब्लिक IP। इसके अंदर जाऊंगा मैं, इसके अंदर भी मुझे पब्लिक IP दिखेगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, हमने ऑलरेडी देखी थी SSH कमांड। मैं अपना टर्मिनल खोल दूंगा नया। ठीक है, लिखूंगा यहाँ पे SSH, और इसने यहाँ पे क्या बोला है यूजर के बारे में वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना कनेक्ट के लिए ऑलरेडी एक टैब है इसके पास। ठीक है, बटन है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें दिखाएगा कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है इनके पास कि भाई इनके पास ना सीधा सीधा यहाँ पे कंसोल मिलता होगा। इसको खोलेंगे तो ये शायद प्राइवेट की के बारे में पूछेगा हमें। चलो, इसने कुछ की वगैरह के बारे में नहीं पूछा और सीधा सीधा लॉगिन करा दिया। ठीक है, ऐसे ही इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तो इसको अपने टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं की का यूज करके।
तो टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए कहाँ जाना है, ये SSH वाले टैब में, और यहाँ पे देखना है भी कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखो इसने पूरा कमांड दे दिया है, SSH K2 का पाथ यहाँ पे डालना है और ये पूरा लिखना है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब K2 का पाथ कहाँ है, तो K2 है मेरा होम हमीद VPN 1, इस वाले पाथ पे K2.pem पड़ा हुआ है। ठीक है, होम हाइपर 2 है, होम हमीद नहीं है। ठीक है, हाइपर 2, इसको मैं एंटर करूंगा। पहले बार ये पूछता है फिंगरप्रिंट के बारे में, मैंने यस बोल दिया। अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ। क्या बोलता है, परमिशन डिनाइड पब्लिक की। इसको ये देखो यहाँ पे ऊपर जो एरर है ना वो सही एरर है, ये जगह पे कोई फाइल ही नहीं मिली इसको। तो हम इस पाथ को करेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, इस पाथ को मैं फिर से हटा दूंगा पूरी तरह से, फिर मैं लिखूंगा स्लैश होम हाइपर 2, उसके बाद VPS1। देखो सब ना टैब टैब से ऑटो कंप्लीट होके आ रहा है। तो जब भी हम टैब से ऑटो कंप्लीट करके चीजें यूज करेंगे ना, तो फॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टैब वाला जब ऑटो कंप्लीट मिल रहा है तो हमें पता है कि चीजें सही हुए। अब मैंने टैब टैब किया, K2PEM तक पहुंच गई चीजें। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये बोल रहा है ये वाली जो फाइल है ना ये बहुत ज्यादा ओपन है। इसका मतलब लिनक्स में जो परमिशन वाली चीज होती है, ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट 3 परमिशन होती हैं, और वो 3 अलग अलग बंदों को दी जाती हैं। यूजर को, मतलब जो ऑनर है उसको, ग्रुप है उसको, और पब्लिक को। तो ये वाली जो फाइल है ना उसकी परमिशन बहुत सारे लोगों को दे दी गई है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज वाले विंडो में देखूंगा ना, तो इसका व्यू कंटेंट कोई भी कर सकता है चेंज, ग्रुप या तो ओनर इसको चेंज कर सकता है, एग्जीक्यूट कोई नहीं कर सकता। चलो ये वाली परमिशन यहाँ पे सही है। हमें क्या करना है ना, जब भी कोई की होगी प्राइवेट की, उसकी परमिशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ ओनर उसको एक्सेस कर पाए, बाकी कोई उसको एक्सेस ही ना कर पाए, कोई उसको चेंज भी ना कर पाए। ठीक है, इसको मैं यहां से नहीं सेट करूंगा, इसको मैं टर्मिनल से सेट करूंगा। तो अपने एलएस मार देते हैं, एलएस क्या करेंगे, होम हाइपर 2 VPS1। ठीक है, उसको AL कर दूंगा मैं। अभी मुझे देखो यहाँ पे K2PEM मिल रहा है, उसकी परमिशन क्या है, रीड राइट किसको दे दी गई है, ओनर को। ये जो पहले 3 हैं वो ओनर के लिए हैं, तो ओनर के पास रीड और राइट की है, ग्रुप के पास भी रीड और राइट की है। ठीक है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिर्फ इतनी परमिशन है, इससे भी कम होनी चाहिए। रीड और राइट जो ओनर के पास है ना वो भी नहीं होनी चाहिए। इसकी परमिशन जो होनी चाहिए वो है 400। सिंपली ये कमांड याद रख लेना है, chmod 400 करना है, उसके बाद फाइल का पाथ होम हाइपर 2 VPS1 K2, इसको 400 वाली परमिशन दे दो। इसका मतलब सिर्फ ओनर उसे रीड ही कर पाएगा, ये वाली परमिशन। किसी भी की को हमेशा ऐसी परमिशन चाहिए। अब इसको मैं फिर से करूंगा कनेक्ट, और ये कनेक्ट हो गया। दिख रहे हैं आप, उबंटू यूजर में मैं इस वाले मशीन पे हूं। यहाँ पे हमेशा जो आएगा ना वो मशीन का होस्ट नेम आएगा। डिजिटल ओशन के केस में यहाँ पे शायद IP आता था। ओके, अब एक बार APT अपडेट मार देते हैं। उसको क्यों करते हैं, अगर कोई हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो APT अपडेट हो, ये सही होता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना छोटा सा एक सर्वर बना के देखेंगे और चेक करेंगे ये भी इंटरनेट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। सर्वर बनाने के लिए हमें यूज करना है Node.js, और Node.js के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो Node.js इंस्टॉल कैसे करते हैं, nvm का यूज करके, हमने शॉर्टकट ऑलरेडी सीखा था। nvm इंस्टॉल, हाँ nvm इंस्टॉल उबंटू, ये पूरा इसका गिटहब है, और गिटहब में इसको हम करेंगे इंस्टॉल। गिटहब का कमांड है। ठीक है, ये कमांड लिखते ही nvm इंस्टॉल होने लगेगा, और अभी वो इंस्टॉल हो चुका है। उसको यूज करने के लिए एक बार हमें लॉग आउट करना है, फिर से लॉग इन करना है। अब मैं nvm-v करूंगा तो nvm का वर्जन आ गया, nvm i 14 करूंगा, सॉरी i की जगह मुझे npm लिख दिया, माय मिस्टेक। nvm इंस्टॉल 14 और फिर nvm यूज 14। अभी Node.js का वर्जन 14 इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं एक Node.js का सिंपल सर्वर बनाने की एक स्क्रिप्ट उठाऊंगा मैं, Node.js सिंपल सर्वर,
ये देखो नोड जेएस की वेबसाइट पे ही हमें मिल जाएगा, ये रहा पूरा स्क्रिप्ट। ठीक है, एलएस मारूंगा, कोई फाइल नहीं है यहाँ पे, मैं विम करूंगा और लिखूंगा सर्वर डॉट जेएस की फाइल। सर्वर डॉट जेएस की फाइल में स्क्रिप्ट मैंने पेस्ट कर दी। अब इसका होस्ट नेम बदल के मुझे 000 करना है। और इसका जो पोर्ट है उसको बना देंगे हम 80। 80 पे रखेंगे तो क्या होगा कि सीधा सीधा इसको इंटरनेट पे एक्सेस कर पाएंगे हम। अब मैं करता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पे एक एरर आ रही है। एरर ये है कि भाई 80 जो पोर्ट है ना, उसको एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है sudo एक्सेस की, रूट की। ठीक है, अगर रूट इसको रन करेगा तभी हम 80 पोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब मुझे नोड को रूट से रन करना है, तो मैं लिखूंगा sudo, और मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पे विच नोड, और फिर मुझे लिखना है सर्वर डॉट जेएस। मैंने यहाँ पे sudo लगा दिया है ना, इससे वो सुपर यूजर मतलब रूट से रन होगा। अब उसको 80 पोर्ट मिल जाएगा, उसके पास 80 पोर्ट आ चुका है। अब हमें करना है कनेक्ट। मैं इसको यहाँ से ना लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। अभी हमारे पास ये पब्लिक आईपी था इसका, इसके अंदर जाता हूँ, पब्लिक आईपी कॉपी किया मैंने, इसको एंटर किया और यहाँ पे अपनी वेबसाइट खुल जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं खुलेगी। ठीक है, ये लोडिंग होती रहेगी, खुलेगी नहीं वेबसाइट। उसका रीजन, जब हम बना रहे थे इंस्टेंस तो हमें ना सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में पूछा गया था कि आपको कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप चूज करना है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे हमें उस सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और वहां पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब क्या होता है ना, जो वीपीएस बनती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी पोर्ट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के और जो पब्लिक इंटरनेट है उनके बीच में होता है फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब जो मशीन है ना उसको हम एक्स्ट्रा, जो बाहर की पब्लिक है उससे बचाना चाहते हैं। तो बीच में हम एक सर्विस ऐड करते हैं जो कि मशीन को सिर्फ वही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगी जो हमने लिस्ट की है, जो हमने वाइट लिस्ट करके रखी है। और हमने फिलहाल सिर्फ एक ही चीज वाइट लिस्ट करके रखी थी, कौन सी? एसएसएच वाली। जब हम बना रहे थे तब एसएसएच वाली चीज हमने वाइट लिस्ट की थी, इसलिए हम एसएसएच को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वरना हम वो भी नहीं कर पाते। तो हमें क्या वाइट लिस्ट करना पड़ेगा? 80 पोर्ट वाइट लिस्ट करना पड़ेगा। वो कहां से करेंगे हम? नेटवर्किंग के टैब में अपने पास सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ गया इसका? ये रहा, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गए हम। अभी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, ठीक है, ये ग्रुप है और ये देखो ये एक रूल है। क्या है ये? इनबाउंड रूल। ठीक है, इनबाउंड रूल मतलब कौन सी ट्रैफिक को तुम एक्सेप्ट करोगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ पोर्ट 22 ही ऑन है। कभी कभी आपने सुना होगा, कोई आर्टिकल होगा ना, तो वहां पे आता है ऐसे कि भाई किसी कुछ सर्वर्स थे, उन्होंने अपनी पोर्ट ओपन करके रखी थी तो हैकर ने उसको हैक कर लिया। तो पोर्ट ओपन करके रखना मतलब ये होता है, आपने फायरवॉल में पोर्ट को व्हाइट लिस्ट करके रखा है। तो बिना मतलब कि पोर्ट व्हाइट लिस्ट करना मतलब हैकर्स को इनवाइट करना। अगर आपने सारे के सारे पोर्ट ऑन करके रखे हैं तो हैकर सारे पोर्ट पे अटैक करने की ट्राई करेगा। डिजिटल ओशन में भी हम फायरवॉल लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो नहीं देते हैं फायरवॉल, क्योंकि AWS बाय डिफॉल्ट फायरवॉल के साथ आता है। और वो कहाँ पे होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में। चलो, यहाँ पे एक चीज क्या होती है? इनबाउंड रूल्स। दूसरी चीज होती है आउटबाउंड रूल, मतलब हम किस चीज को, मतलब हमारा मशीन कहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ना ऑल ट्रैफिक को अलाउ किया गया होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडिट आउटबाउंड रूल कर देता हूँ। ओके, और ये जो मेरा रूल है ना उसको मैं कर देता हूँ डिजेबल। देखो ये कौन सी है? ऑल ट्रैफिक है, कस्टम है, ये CIDR है। ठीक है, हाँ, अब मैं इसको क्या करूंगा, ये रूल ही डिलीट मार दूंगा। ठीक है, और इसको कर दूंगा सेव। एक्चुअली मैंने उसके पहले क्या था वो मैंने आपको बताया ही नहीं है। अब देखो ये मेरा मशीन ही गायब हो गया, अब मैं मशीन को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ और ये हैंग हो गया है, तो मुझे दूसरे टैब में मशीन को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर से जाता हूँ इंस्टेंस में, इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे गया, कनेक्ट पे क्लिक किया और ये वाला पूरा कमांड कॉपी करते हैं, SSH I VPS1 और K2। ठीक है, और इसमें लॉगिन करना है। अब मैं लॉगिन कर पाया। ठीक है, अब क्या करता हूँ ना मैं, देखो ये ना एक API है, या फिर कोई भी एक वेब एड्रेस ले लो। ठीक है, मैं आपको वेब एड्रेस सीधा सीधा नहीं दे रहा हूँ, API के थ्रू जाते हैं। अब जो मेरा लोकल मशीन है ना,
उस पर मैं ट्राई करता हूँ पहले। ठीक है, लोकल मशीन पे इसको डब्ल्यू गेट करना है या सी यू आर एल करना है इसको। ठीक है, सी यू आर एल एक लाइब्रेरी है जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट करती है। इसको करूंगा ना तो मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा पूरा जेसन यहाँ पे। अब मुझे ऐसा क्यों मिला? क्योंकि मैं अपने मशीन से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा था। ये सेम चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये नहीं रन होगी। देखो मैं सी यू आर एल को कॉल कर रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा। और अब क्या होगा ना, sudo apt इंस्टॉल भी करूंगा कुछ, मान लो डब्ल्यू गेट करता हूँ इंस्टॉल, डब्ल्यू गेट तो ऑलरेडी है, मान लो गिट इंस्टॉल, मेरे ख्याल से गिट भी होगा, नहीं फिर भी इंस्टॉल चलो हो रहा है, गिट इंस्टॉल हो रहा है। इसने ट्राई किया इसको कनेक्ट करने की, लेकिन वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने आउटबाउंड ट्रैफिक ब्लॉक कर दिए। अब ये जो मशीन है वो आउटबाउंड किसी को कॉल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब मशीन इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेट और इसके बीच में एक फायरवॉल है जहां पे कोई व्हाइट लिस्ट नहीं है। इसको फिर से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो फिर से व्हाइट लिस्ट में डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे? देखो इंस्टेंस के अंदर गए, सिक्योरिटी के अंदर से हमें सिक्योरिटी ग्रुप्स मिलेंगे, ये शायद यहाँ पे भी रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, वहां पे आउटबाउंड ट्रैफिक मिला हमें, एडिट आउटबाउंड रूल, और उसमें करेंगे ऐड रूल। कहाँ? यहाँ पे ऑल ट्रैफिक, डेस्टिनेशन एनीवेयर IPv4। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको मैं कर दूंगा सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, कहाँ है मेरा मशीन? ठीक है, ये मेरा मशीन देखो डाउनलोड करने लग गया। अब फिर मैं IP API को कॉल करूंगा तो उससे भी मुझे क्या मिला, इसका पब्लिक IP भी मिला, उसकी जो लोकेशन है वो मिली मुझे। ठीक है, तो ये होता है आउटबाउंड, और उसका उल्टा होता है इनबाउंड, कि कौन से लोग, मतलब बाहर से इंटरनेट से मेरे पास ट्रैफिक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ना हमें इसको एडिट करके एक रूल ऐड करना है। ठीक है, इसमें हम यह सीधा सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं HTTP, वो सीधा सीधा पोर्ट 80 यहाँ पे लिख देगा। लेकिन अगर कस्टम पोर्ट करनी हो तो हम इसको ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम TCP या तो कस्टम UDP। TCP ही करना है अगर आपको HTTP ट्रैफिक की बात है, या फिर कर लो ऑल ट्रैफिक, नहीं ऑल ट्रैफिक नहीं, कस्टम TCP। ठीक है, हाँ कस्टम TCP करना है, और यहाँ पे पोर्ट लिखना है, मान लो 3000 को ही एक्सेप्ट करेंगे हम। और कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, हमने 3000 पोर्ट को ओपन तो किया, लेकिन किसके लिए? हम स्पेसिफिक IP के लिए कर सकते हैं। तो अभी क्या है ना, ये मेरा जो IP है करंट मेरे मशीन का, सिर्फ उसी से ये एक्सेस हो पाएगा अगर ऐसा लिखा है तो। और अगर इसकी जगह ये लिखा है 0.0.0.0 और /0, ठीक है, इसका मतलब कोई भी IP वाला इंसान, कोई भी IP वाला मशीन इसको एक्सेस कर सकता है। ये 3000 का रूल था, वैसे ही हम HTTP का रूल ऐड कर सकते हैं, 80 वाला रूल लग जाएगा, ट्रैफिक एनीवेयर, और कर देंगे इसको सेव। देखो अब ये मेरा जो IP था यहाँ पे, इसको करूंगा रिफ्रेश, अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मेरा कोई प्रोसेस चल भी नहीं रहा होगा। अब मुझे इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? sudo which node server.js। अब ये 80 पे चल रहा है, और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, जब तक ये, अभी देखो ये रूल अगर निकाल दूंगा ना फिर से मैं, तो ये हेलो वर्ल्ड आना बंद हो जाएगा। HTTP वाला रूल है, डिलीट कर दिया और उसको सेव किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये इनफाइनाइट लोडिंग लेगा, कभी खुलेगा नहीं, और लास्ट में टाइम आउट हो जाएगा। तो फायरवॉल का बेसिकली ये काम होता है, बीच में AWS के साथ बिल्ट इन आता है। एक तो AWS का फायरवॉल भी होता है। ठीक है, मुझे फिर से यहाँ पे ट्रैफिक ऐड करने दो, ऐड रूल HTTP फ्रॉम एनीवेयर। अब ये फिर से एक्सेस होने लगा है। ठीक है, और ना हमारे मशीन के अंदर भी होते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे UFW ये फायरवॉल होता है, इसको मतलब मैं बोलूंगा स्टेटस, उसको रूट बोलना पड़ेगा तो मैं sudo बोलूंगा। ठीक है, अभी UFW ना इनएक्टिव है, वो भी एक फायरवॉल है। ठीक है, ये है इन मशीन फायरवॉल, मतलब हमने हमारी मशीन के अंदर ही है, जबकि वो था फायरवॉल, वो था एक्सटर्नल फायरवॉल। तो डिजिटल ओशन में अगर हमें फायरवॉल चाहिए तो हम मशीन के अंदर का फायरवॉल यूज कर सकते हैं। AWS हमें एक्सटर्नल भी देता है, एक्सटर्नल के बाद इंटरनल जो मशीन वाला फायरवॉल है वो भी यूज कर सकते हैं। तो फायरवॉल बेसिकली यूज होता है सिक्योरिटी के लिए। तो अभी हमने पूरा प्रोसेस देख लिया AWS में मशीन बना के
कैसे हम एक सर्वर रन करेंगे। अब देखो मैं Node.js का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये सेटअप करने में सिंपल है। इसकी जगह अपाचे हो सकता है या तो कोई और सर्वर भी हो सकता है। सिंपली जो मेन मेन बात है वो क्या है, पोर्ट आप कौन सी ओपन कर रहे हो और वेब सर्वर एक लिसन करा रहे हो, ठीक है। बस ये आज का जो लाइव सेशन था इसमें सिर्फ इतना ही था, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी AWS में कैसे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे मशीन कैसे बनाएंगे, वो कहीं पे इंक्लूड नहीं किया था। तो मैंने सोचा एक लाइव सेशन के द्वारा वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंसेस चल रहे हैं मेरे, एक ही इंस्टेंस है जो चल रहा है। दूसरा इंस्टेंस बनाऊंगा ना तो उसके पैसे लगने चालू हो जाएंगे। एक्चुअली उसके पैसे नहीं लगेंगे, हम अगर यहाँ पे पढ़ के देखेंगे ना तो यहाँ पे इन योर फर्स्ट year includes 750 hours of T2 micro in the region where T2 micro is unavailable instance using AMI per month। ये बोल रहा है ना 750 घंटे मिलेंगे आपको पर मंथ, ठीक है। इसने ये नहीं बोला कि सिर्फ एक मशीन पे यूज करना, दो मशीन पे। मैं दूसरा भी मशीन बना दूं, यहाँ पे उबंटू के साथ ही बनाऊंगा। यहाँ पे विंडोज के साथ भी मशीन बना सकते हैं, ठीक है। हमें विंडोज सर्वर भी ये स्पिन करके देता है, लेकिन फ्री टायर में मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होगा ये। चलो अवेलेबल तो है फ्री टायर में, लेकिन पता नहीं है कैसा वर्क करेगा, तो मुझे उबंटू ही सिलेक्ट करने दें और फ्री टायर वाला पीसी यूज करेंगे। की वैल्यू पर अभी देखो K2 यहाँ पे लिस्ट हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हमने बना के रखा है। और सिक्योरिटी ग्रुप्स अब हम एग्जिस्टिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जिस्टिंग कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है उसका नाम जानने के लिए हमें जो अपनी मशीन है वो देखनी पड़ेगी। EC2 को मैं नए टैब में खोल देता हूँ, मशीन खोल लेता हूँ, मशीन के अंदर जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाऊंगा। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, लॉन्च विजार्ड 1 वाला है, ठीक है। इसको मैं चूज करूंगा ना तो अब ऑलरेडी फायरवॉल वही काम करेगा जो मेरे मशीन 1 के लिए काम कर रहा है। तो अब मुझे फिर से फायरवॉल ऑन नहीं करना होगा। अगर मैं फिर से नया ग्रुप सिलेक्ट करता हूं तो ये मुझे यहाँ पे पूछ भी रहा है भाई तुम्हें HTTP ऑन करना है कि नहीं करना। हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा पोर्ट ओपन करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ HTTP का ऑप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप अगर कर लेंगे तो उसी ग्रुप में वो पार्ट हो जाएगा। और यहाँ से लॉन्च करेंगे तो दूसरा मशीन भी लॉन्च हो जाएगा, दूसरा मशीन भी रन होता रहेगा। लेकिन अब क्या होगा ना, मेरे दोनों मशीन आवर्स कैलकुलेट होंगे दोनों मशीन के, तो ये कुछ 750 है ना, लेकिन मंथ में कितने आवर होते हैं, इसको मैं डिलीट करूं 30 × 24 720 आवर होते हैं और 31 डे का मंथ है, तो फिर 750 के आसपास आ ही जाते हैं। तो 750 × 750 1500 आवर हो जाएंगे, तो मेरे को $5 का बिल आएगा। $5 से ज्यादा आएगा जितना मशीन का प्राइस है, ठीक है। इस मशीन का प्राइस क्या है देखा नहीं है हमने, बट ठीक है, फिलहाल ये फ्री में चल रहा है। अब देखो ना यहाँ जो रीजन वाली बात है ना, अगर मैं अपना रीजन चेंज कर दूंगा ना तो मशीन मेरा गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। रीजन वाइज ये रिसोर्स दिखाता है। अब मेरा कैलिफोर्निया में कोई मशीन नहीं है, तो कैलिफोर्निया के केस में यहाँ पे कोई मशीन नहीं दिखेगा। ऑल्दो आपका मशीन चल रहा है, उसके आवर्स भी चल रहे हैं, लेकिन आपने रीजन गलत सिलेक्ट किया है, इसलिए आपको मशीन दिख नहीं रहा था। अभी दे फिर से मशीन दिख रहा है मुझे, इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। एक तो रास्ता यही है कि मैं सीधा इसको यहीं से कनेक्ट कर लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अरे कहाँ पहुँच गया मैं, LS PWD PWD क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खास करना नहीं है, तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और हम जाएंगे इसके होम में। तो अभी होम में देखो दिखेगा अपने को, हमने जो रिसेंटली यूज की थी सर्विसेज वो दिखेंगे, ठीक है। इंस्टेंसेस यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं, और जब आपको इंस्टेंस का काम ना हो, काम कंप्लीट हो जाए, तो इंस्टेंस को करना है टर्मिनेट, ठीक है। स्टॉप नहीं करना है। इंस्टेंस स्टॉप करने से आपके आवर्स या तो आपका बिलिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी मशीन को स्विच ऑफ कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, तब भी आपका मशीन काउंट होगा एज अ एक्टिव रिसोर्स। तो आपको टर्मिनेट करोगे जब मशीन पूरा डिलीट हो जाएगा, तब भी वो बिलिंग में से जाएगा, ठीक है। एक मशीन हो रहा है शट डाउन, दूसरा मशीन है उसको मैं फिलहाल चलने दे रहा हूँ, फ्यूचर में उसका कोई यूज करेंगे, कुछ और डिप्लॉयमेंट वहां पे करेंगे, ठीक है। बस फिलहाल मुझे जो सिखाना था वो सिर्फ इतना ही था।